नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज के साथ। आज का विचार। फूलों की खुशबू केवल हवा के रुख से फैलती है, लेकिन एक अच्छी सोच और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति का गुणगान हर तरफ होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लंबे समय के बाद बुधवार को दिल्ली जाएंगे। लॉकडाउन में लंबे समय तक राजधानी चंडीगढ़ में रात दिन व्यस्त रहने वाले मुख्यमंत्री अनलॉक 1 में पहली बार दिल्ली जाकर कई केंद्रीय नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री की बुधवार की यह यात्रा कई मायनों में अहम होगी, क्योंकि अब मात्र हरियाणा प्रदेश बचा है जहां पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी का काम रह गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह सीएम का पहला ऐसा मौका होगा जब लॉकडाउन समाप्त होने के बाद में दिल्ली जा रहे हैं। पिछले 2-3 सप्ताह से हरियाणा में नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी को लेकर सत्ता के गलियारों में चर्चा छिड़ी हुई है। खुद पार्टी के वरिष्ठ नेता BL संतोष राजधानी चंडीगढ़ में दौरा कर संगठन और पार्टी के लोगों से मंत्रणा कर फीडबैक भी लेकर गए हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित न करवाने की छात्र संगठनों की मांग राज्य सरकार ने मंगलवार को स्वीकार कर ली है। उच्चतर शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के प्रधान सचिव अंकुर गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि किसी भी कोर्स की परीक्षाएं वैश्विक महामारी के चलते आयोजित नहीं करवाई जाएंगी। सभी छात्र एवरेज पर अगली कक्षाओं में प्रमोट होंगे। मालूम हो कि कुछ समय पहले राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि इंटरमीडिएट के छात्रों को अगली कक्षाओं में बिना परीक्षा आयोजित किए ही प्रमोट कर दिया जाएगा, जबकि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा ली जाएगी। इसको लेकर ही प्रदेश के विभिन्न छात्र संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। संगठनों का कहना था कि जिस तरह से इंटरमीडिएट छात्रों को बिना परीक्षा लिए ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को भी प्रमोट किया जाए। छात्र संगठनों का कहना था कि दिन प्रतिदिन कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में परीक्षा आयोजित करवाना कोई भी बड़ा जोखिम लेना है। संगठनों ने यह भी तर्क दिया था कि लॉकडाउन की वजह से प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, इस वजह से छात्रों की पढ़ाई नहीं हो पाई है। ऐसे में परीक्षाएं आयोजित करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। हरियाणा सरकार ने जिला पानीपत में नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी तैयार करने के उद्देश्य से जिले के गांव शाहपुर में खेल अकादमी स्थापित करने के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि लगभग 2 एकड़ भूमि पर स्थापित की जाने वाली इस खेल अकादमी में मुख्य तौर पर कुश्ती के खिलाड़ियों को तराशा जाएगा। इस अकादमी की स्थापना से प्रदेश विशेषकर पानीपत और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुश्ती के खेल में रुचि रखने वाले अनेक युवाओं को इससे लाभ होगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को बताया कि राज्य सरकार उन प्रवासी मजदूरों की परिवहन लागत वहन करेगी जो राज्य में लौटने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक निर्माण मजदूर को परिवहन किराया के रूप में 1500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। पंचकुला PWD रेस्ट हाउस में लेबर वेलफेयर बोर्ड की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। बोर्ड ने निदेशालय स्तर पर मजदूरों के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू करने का भी निर्णय लिया है। श्रम रोजगार विभाग के राज्य मंत्री अनूप धानक, हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव और बोर्ड के सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे। बाद में चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भवन और अन्य निर्माण क्षेत्रों से संबंधित कंपनियां प्रवासी मजदूरों को वापस लाना चाहती हैं, जिसके लिए राज्य सरकार न केवल उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगी बल्कि परिवहन खर्च भी वहन करेंगी और ये प्रत्येक मजदूर का 1500 रुपए होगा। श्री चौटाला ने बताया कि यह राशि उन्हें सब्सिडी के रूप में दी जाएगी जब भी वे यहाँ पहुंचेंगे और अगले 2 महीनों के लिए यह सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस तरह के मजदूरों को राज्य में वापस लाने के लिए अपनी बसों की सुविधा भी दे सकती है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत राज्य के स्कूली बच्चों की शिक्षा बेहतर करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया है। इसके लिए राज्य सरकार ने रिलायंस जियो टीवी के साथ एक करार किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि रिलायंस जियो टीवी के साथ किए गए करार के तहत एजुसेट के चारों चैनल अब जियो के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क उपलब्ध होंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य वर्तमान कोविड-19 की परिस्थितियों में हर स्कूली विद्यार्थी तक उसके स्तर की शिक्षा पहुंचाना है। सरकार की इस नई पहल से विद्यार्थी टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट तथा मोबाइल के माध्यम से एजुसेट के चारों चैनल देख सकेंगे। यही नई खास बात यह है कि टीवी पर प्रसारित की गई सामग्री एक सप्ताह तक जियो टीवी पर उपलब्ध रहेगी, जिससे विद्यार्थी अपनी सुविधा एवं समय के अनुसार इसको देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के अलावा अन्य बोर्डों से पढ़ाई करने वाले हिंदी व अंग्रेजी माध्यम के करीब 52 लाख विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में जियो के करीब 94 लाख उपभोक्ता हैं, जिससे प्रदेश के अधिकतर लोगों की रिलायंस जियो टीवी तक पहुंच आसान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जो विद्यार्थी जेईई व नीट की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अलग से शैक्षणिक सामग्री प्रसारित की जाती है। नवोदय विद्यालय ने एडमिशन का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जिले के सरकारी स्कूलों से 37 बच्चों का सिलेक्शन नवोदय में छठी और 9वीं कक्षा के लिए हुआ है। छठी में 32 और 9वीं में 5 बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे। डीईओ उमा शर्मा ने बताया कि सबसे ज्यादा अंबाला ब्लॉक 1 के सरकारी स्कूलों से 13 बच्चों ने नवोदय की परीक्षा क्लियर की है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए विद्यार्थी स्कूलों में अपनी पढ़ाई के दौरान ही तैयारी करते हैं। सरकारी विद्यालयों में कई ऐसे टीचर हैं जो पेरेंट्स की मांग पर बच्चों का नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। नवोदय द्वारा लॉकडाउन से पहले परीक्षा ली गई थी। उस दौरान टीचर्स ने बच्चों को सुबह शाम एक्स्ट्रा टाइम देकर तैयारी करवाई थी। भारत और चीन में जारी तनाव के बीच रूस ने भारत को बड़ा समर्थन दिया है। रूस का कहना है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी का मजबूत दावेदार है और रूस भारत का समर्थन करेगा। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस में विक्ट्री डे परेड के लिए पहुंचे हुए हैं। इससे पहले रूस ने कहा है कि भारत और चीन आपस में अपने विवाद को सुलझा लेंगे और उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने मंगलवार को कहा कि आज हमने संयुक्त राष्ट्र में संभव बदलाव के बारे में बात की है और भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का मजबूत दावेदार है और हम भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। हमें विश्वास है कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन सकता है। बता दें कि 17 जून को भारत ने 8वीं बार यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता हासिल की थी। भारत को 192 बैलेट वोट्स में से 184 वोट मिले थे। निर्विरोध चुने जाने के बाद अब भारत 2021-22 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। अगली खबर मौसम विभाग से। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी पूर्वी बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश संभव है। इन भागों में 1-2 स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। बिहार के शेष भागों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में मौसम गर्म और शुष्क होगा। हालांकि 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। सोने की कीमत में आज फिर गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में कमी और डॉलर के मुकाबले रुपये के मजबूत होने से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को सोने की कीमत 57 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में प्रति किलो 477 रुपए की गिरावट आई है। दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 57 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,931 रुपए पर पहुंच गया। तो वहीं सोने के साथ चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को चांदी के भाव में 477 रुपए प्रति किलोग्राम की कमी आई, जिसके बाद अब नया भाव 49,548 रुपए पर आ गया। इसके पहले दिन 1 किलोग्राम चांदी का भाव 50,025 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। मारुति सुजुकी ने भारत में एस्प्रेसो का एस सीएनजी वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती दिल्ली एक्स शोरूम कीमत 4,84,000 रुपए है। सीएनजी एस्प्रेसो 4 वेरिएंट LXI, LXI O, VXI एंड VXI O में उपलब्ध है। कंपनी ने सबसे पहले इसे दिल्ली के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया था। फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ मारुति सुजुकी एस्प्रेसो वेरिएंट की कीमत समकक्ष स्टैंडर्ड वेरिएंट की तुलना में 75,000 रुपए अधिक है। सीएनजी एस्प्रेसो में स्टैंडर्ड तौर पर 5 स्पीड गियरबॉक्स लेस है। कंपनी का दावा है कि सीएनजी मॉडल 31.2 किलोमीटर प्रति केजी का माइलेज देती है।
अब बात आज के इतिहास की। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का निधन 24 जून 1564 में आज ही के दिन हुआ। भारत के क्रांतिकारी अमर शहीदों में से एक दामोदर हरी चापेकर का जन्म 24 जून 1869 में आज ही के दिन हुआ। ओम जय जगदीश हरे आरती के रचयिता तथा हिंदी पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्रद्धाराम शर्मा का निधन 24 जून 1881 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा कट्टर सिख नेता तारा सिंह का जन्म 24 जून 1885 में आज ही के दिन हुआ। हैरिस ने आज ही के दिन 1904 में द जंगल बुक के बल्लू और रॉबिन हुड के लिटिल जॉन को आवाज दी थी। भारत के पहले स्वदेशी HF-24 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान ने आज ही के दिन 1961 में उड़ान भरी। भारतीय टीम आज ही के दिन 1974 में लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में इंग्लैंड के खिलाफ 42 रन पर सिमट गई। ये टेस्ट में भारत का न्यूनतम स्कोर है और वह पारी और 285 रन से हारा। भारत के चौथे राष्ट्रपति वी गिरी का निधन 24 जून 1980 में आज ही के दिन हुआ।